नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। और जैसा कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में बातचीत को शुरू किया था प्राचीन भारत में सिक्के और मुद्रा प्रणाली, उसी को जारी रखते हुए पार्ट 2 लास्ट जो है उस पर डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। पहले वाले पार्ट में हमने हाथ मुद्राओं के बारे में जानकारी प्राप्त की, विदेशी जो आक्रमणकारी भारत में आकर बसे उनके सिक्कों के बारे में बातचीत की, और इस वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण 2-3 राजवंशों के बारे में, मौर्य काल के बारे में, सातवाहन गुप्त वंश के बारे में कि उनके किस प्रकार के सिक्के थे। चलिए शुरू करते हैं। मुद्रा प्रणाली, और ये पार्ट 2 है तो मैं इस पर 2 भी लिख रहा हूँ। देखिए, हम बातचीत करने वाले हैं पहले मौर्य काल के सिक्कों के बारे में। मौर्य काल के बारे में आप लोगों की जानकारी पर्याप्त होती है। हम लोग जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, और इस स्थापना के साथ ही भारत में एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया गया, और इस बड़े साम्राज्य का जो संचालन था वो बहुत कुशल हाथों में था। कहा जाता है कि मौर्य काल का शासन प्रशासन बहुत विस्तृत विशद था, और सबसे बड़ा साम्राज्य भारतीय इतिहास का मौर्य काल ही कहलाता है। इस काल में पहली बार आपको स्पष्ट रूप से राजकीय नियंत्रण में सिक्के दिखाई देते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। राजकीय नियंत्रण में पहली बार मुद्रा प्रणाली किस काल में आई? आप लोगों ने पढ़ा होगा, जनसंख्या के बारे में भी कहा जाता है कि जनगणना जो है उसकी शुरुआत भी मौर्य काल में हुई, और यहाँ पर पहली बार सिक्के या राजकीय मुद्रा के रूप में आपको मुद्रा प्रणाली पर नियंत्रण भी दिखाई देगा। इस राजकीय नियंत्रण के अंतर्गत 3 तरह की मुद्राएं मुख्य रूप से देखने को मिलती हैं: सोने की, चांदी की और तांबे की। सोने की मुद्राएं क्या कहलाती हैं? तो आप ध्यान रखें, सुवर्ण, जो सोने जैसा ही नाम है यहाँ पर, और निष्क। निष्क के बारे में आपको कुछ याद आता हो, वैदिक सभ्यता युग में निष्क जो था वो व्यापार में विनिमय का एक माध्यम था। व्यापार विनिमय में काम आने वाली एक वस्तु के रूप में गले में पहना जाने वाला स्वर्ण धातु का सोने का आभूषण था, और अब ये निष्क यहाँ मौर्य काल में पहली बार आपको सिक्के के रूप में दिखाई देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि मौर्य काल में सोने के सिक्के किस नाम से जाने जाते थे? तो सुवर्ण और निष्क के नाम से जाने जाते थे। इसके बाद चांदी की बात करते हैं तो पर्ण या कारशापण। कारशापण एक पद्धति भी थी सिक्के ढालने की, हमने पहली वाली वीडियो में बातचीत की। और आपको ध्यान रखना है कि पर्ण राजकीय मुद्रा है। पर्ण राजकीय मुद्रा के रूप में मौर्य काल में हमें दिखाई देती है। तो चांदी के सिक्के यहाँ पर पर्ण और कारशापण के नाम से जाने गए। तांबे के सिक्के भी यहाँ अस्तित्व में आए, और आपको ध्यान रखना है माशक और काकणी। माशक और काकणी नाम के तांबे के सिक्के भी इस युग में मौर्य काल में हमें पहली बार दिखाई देते हैं। अब हम जब राजकीय नियंत्रण की बात कर रहे हैं तो हम कैसे कह रहे हैं कि यहाँ पर राजकीय नियंत्रण था? तो आप देखेंगे जब मौर्य काल के पदाधिकारियों को हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें 3 अधिकारी सिक्कों से संबंधित दिखाई देते हैं। कौन कौन से दिखाई देते हैं? एक तो लक्षणाध्यक्ष, एक सौवर्णिक और एक रूपदर्शक। ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं, और इनका कार्यभार भी पूछा जाता है। तो सिक्कों को ढालने का जो मुख्य कार्य था, टकसाल में सिक्कों को ढालने का जो मुख्य कार्य है वो किसके नियंत्रण में होता है? लक्षणाध्यक्ष। आपको याद ऐसे रखना है कि ये लक्षण लगाता था। क्या करता था? सिक्कों पर लक्षण लगाने का काम करता था, इसलिए इसे लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। और इसके सहयोग के लिए होता था सौवर्णिक, और रूपदर्शक सिक्कों की शुद्धता का परीक्षण करता था। आप लोग जानते हैं कौटिल्य या चाणक्य बहुत प्रभावी स्थिति में स्वीकार किए गए हैं मौर्य काल में। तो उन्होंने क्या किया है कि सिक्कों में अशुद्धि ना रहे या सिक्कों में किसी तरह की मिलावट ना कर दी जाए, उसके लिए एक अलग से
विभाग या यूं कहीं अधिकार प्रदान किए गए रूप दर्शक को, और ये रूप दर्शक सिक्कों की शुद्धता के बारे में जांच करेगा कि ये शुद्ध हैं या नहीं है, और यदि शुद्ध नहीं है तो फिर संबंधित अधिकारियों को दंडित किया जाएगा। कठोर दंड व्यवस्था थी मौर्य काल में। तो आपको इन 3 अधिकारियों के बारे में निश्चित रूप से जानना है कि ये किस काल से संबंधित हैं। लक्षणाध्यक्ष सौवर्णिक, जो लक्षणाध्यक्ष का संबंधित है, सहयोगी है, और रूप दर्शक जो सिक्कों की शुद्धता की जांच करता था वो रूप दर्शक कहलाता था। तो ये बातचीत हमें ध्यान रखनी है मुद्रा प्रणाली के बारे में जो मौर्य काल से संबंधित है। चलते हैं इससे आगे, और इससे आगे हम बात करने वाले हैं सातवाहन वंश के सिक्कों की कुछ सामान्य जानकारियाँ। देखिए, सातवाहन वंश जो है, इस युग को शुंग सातवाहन वंश के नाम से जाना जाता है, और सातवाहन वंश जो था वो दक्षिण भारत में मुख्य रूप से स्थापित हुआ, और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में स्थापित होने के कारण मुख्य रूप से इन्हें आंध्र भृत्य नाम भी दिया गया। पुराणों में नाम मिलता है इनका आंध्र भृत्य शासक। इन सातवाहन शासकों के जो सिक्के हैं उनके बारे में एक तो ये इम्पोर्टेंट कि कौन कौन से सिक्के चलाए इन्होंने, तो आपको ध्यान रखना है। तांबे के सिक्के चलाए, चांदी के सिक्के चलाए, कांसे के सिक्के, सीसा के सिक्के और पोटीन के सिक्के। यहाँ पर आपको देखना ये होगा कि एक महत्वपूर्ण धातु मिसिंग है, और वो है सोना। तो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये होता है कि सीसे और पोटीन के सिक्के भारतीय इतिहास में निम्न में से किस राजवंश ने मुख्य रूप से चलाए, तो आपको वहाँ पर सातवाहन आंसर करना होता है। और एक आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने सोने के सिक्के नहीं चलाए। बहुत इंपॉर्टेंट से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है सातवाहन वंश के बारे में। इसके अलावा इन सातवाहन शासक जो थे, इनके सिक्कों की विशेषताएं क्या हैं, तो आप एक तो ध्यान रखेंगे कि माता का नाम अंकित होता है। माता का नाम अंकित होने का अभिप्राय आप लोग जानते हैं, सातवाहन शासकों के जो नाम है गौतमीपुत्र सातकर्णी, तो माता का नाम उनके नाम से पहले आमतौर पर लिया जाता है, जुड़ा हुआ है, और सिक्कों पर भी इन्होंने माता को महत्व दिया है। तो माता का नाम आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको चैत्य आकृति मिलेगी। बहुत डिस्कशन करेंगे हम स्तूप चैत्य के बारे में, फिलहाल आपको ध्यान रखना है चैत्य आकृति हमें यहाँ पर प्राप्त होने वाली है। यहाँ पर उज्जैनी चिन्ह मिलेगा, ये एक अलग विशेषता है। उज्जैनी चिन्ह का मतलब क्या है? उज्जैन आप लोग जानते हैं मध्य प्रदेश में है, और वहाँ पर इन्होंने मालवा क्षेत्र में, पश्चिमी मालवा क्षेत्र में इन्होंने कुछ विजय प्राप्त की थी, और विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में उज्जैन का एक जो चिन्ह था उसे अपने सिक्कों पर इन्होंने अंकित कराया, जिससे पता लगे कि इन्होंने इस क्षेत्र को जीता था। और वो चिन्ह कुछ इस तरह का था, इस तरह से आप देखेंगे ये उज्जैनी चिन्ह, इस तरह का उज्जैनी चिन्ह हमें सातवाहन काल के शासकों के सिक्कों पर मुख्य रूप से प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा कुछ सातवाहन शासक ऐसे भी हुए हैं जिनमें उनके नाव या जहाज का चित्रांकन मिलता है। सिक्कों पर नाव या जहाज का चित्रांकन हमें किस वंश के शासकों के सिक्कों पर प्राप्त होता है, तो आपको ध्यान रखना है इसका आंसर भी दो मस्तूल वाले सिक्के कहा गया है। दो मस्तूल वाले सिक्के हमें यहाँ से प्राप्त हो जाते हैं। दो मस्तूल और नहाव जहाज से युक्त सिक्के हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके अलावा आप देखिए इन सातवाहन शासकों में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है गौतमीपुत्र सातकर्णी, और गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शक शासक, गौतमीपुत्र सातकर्णी वही माता का नाम पहले आ रहा है, तो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शक शासक या पश्चिमी जो क्षहरात वंश के शासक थे उनके द्वारा नहपान को हराया गया, और नहपान शक शासक नहपान को इन्होंने हराया, और नहपान को हराने के उपलक्ष्य में इन्होंने नहपान के सिक्कों पर ही दोबारा से अपनी मोहर अंकित कराई है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं हम कि गौतमीपुत्र सातकर्णी वो शासक है जिसने नहपान को पराजित किया, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये कि नहपान के सिक्कों पर पुनः मुद्रण
किस शासक के द्वारा किया गया, तो किसने किया, वो गौतमी पुत्र शातकर्णी ने किया। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाने वाला है। तो आपको सातवाहन मुद्राओं में मुख्य बातें यही ध्यान रखनी है, और सातवाहन वंश को पढ़ेंगे तो वहाँ कोई इंडिविजुअल बातचीत और भी होगी तो कर लेंगे। एक तो सिक्के किस किस धातु के बने, सोने के नहीं बने, ये ध्यान रखना है। माता का नाम अंकित होगा यहाँ पर, चैत्य दिखाई देंगे आपको, स्तूप या चैत्य, और उज्जैनी चिन्ह यहाँ पर होगा, नाव जहाज का चित्रांकन होगा, और नहपान को पराजित करने की घटना का जो विस्तृत विश्लेषण है या जानकारी है वो भी हमें यहाँ सिक्कों से प्राप्त हो जाती है। तो ये सातवाहन वंश के सिक्कों के बारे में हमारी बातचीत हो जाती है। इसके बाद चलते हैं बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए भारतीय इतिहास के स्वर्ण काल में, और हमें बात करनी है गुप्त काल के सिक्कों के बारे में। देखिए, गुप्त काल के जो सिक्के हैं उनके बारे में बहुत महत्वपूर्ण ये है कि पहले तो हम ये समझें कि गुप्त शासक किस तरह के हैं और कौन कौन से हैं, थोड़ी सी जानकारी उसके बारे में, तो हमारे लिए वो गुप्त काल के सिक्के बहुत ईजी हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में, उसके बाद हम बात करते हैं समुद्रगुप्त के बारे में, इसके बाद हम बात करते हैं चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में, फिर कुमारगुप्त फर्स्ट, और फिर स्कंदगुप्त। इन सब के बारे में हमें बातचीत करनी है। पहले तो हम ये जानें कि गुप्त काल के जो सिक्के हैं वो स्वर्ण के सर्वाधिक सिक्के, विशेषताएं हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि स्वर्ण के सर्वाधिक सिक्के हमें किस वंश के प्राप्त हुए हैं, तो किसके प्राप्त हुए हैं, गुप्त काल के प्राप्त हुए हैं। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के हमने बताए थे कुषाणों के हैं, और सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किसके हैं, तो गुप्त शासकों के हैं। इसके अलावा इन सिक्कों को, स्वर्ण सिक्कों को दीनार कहा जाता था, और जो चांदी के सिक्के थे उन्हें रूपक या रुयक कहा जाता था। ये भी हमसे एग्जाम में पूछा जाता है, चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे, रूपक या रुयक। और दीनार आपको ध्यान रखना है, कुषाण काल में जो सिक्के थे सोने के उन्हें भी दीनार कहा गया, और यहाँ पर जो गुप्त काल में है उन्हें भी दीनार कहा जाता था। इसके अलावा बात करें, इनके जो सिक्के हैं इन्हें प्रचार मुद्रा कहा जाता है। प्रचार मुद्रा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो गुप्त काल के सिक्के हैं उन पर अभिलेख बहुत लंबे लंबे, मतलब बहुत सारा डिटेल आपको सिक्के पर ही प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि वो अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो अपनी उपाधियाँ उपलब्धियाँ जो हैं वहीं प्रदर्शित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, इसलिए गुप्त काल के सिक्कों को प्रचार मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ सामान्य सी बातें। इसके अलावा भी अगर एक बात और मैं शामिल कर लूँ तो वो ये कि सबसे ज़्यादा सिक्के हमें किस शासक के प्राप्त हुए गुप्त काल में, तो कुमारगुप्त फर्स्ट के प्राप्त हुए। सबसे ज़्यादा सिक्के किसके प्राप्त हुए हैं, तो कुमारगुप्त फर्स्ट के प्राप्त हुए हैं। और आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि बयाना से हमें मुख्य रूप से इनकी जो मुद्रा की विशेषताएं हैं वो ज्ञात हो जाती है, क्योंकि बयाना से, बयाना भरतपुर राजस्थान से बहुत बड़ी संख्या में यहाँ सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं। और फिर वही प्रश्न आएगा कि सबसे ज़्यादा सिक्के किसके मिले हैं यहाँ पर, तो कुमारगुप्त फर्स्ट के मिले हैं। यहाँ एक और लास्ट डिस्कशन और कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि फाइयान आए थे गुप्त काल में, और फाइयान ये कहते हैं कि जन सामान्य का स्थानीय व्यापार कोड़ियों के माध्यम से होता था। जन सामान्य का स्थानीय व्यापार किसके माध्यम से होता था, कोड़ियों के माध्यम से होता था। और ये भी यहाँ पर आपको शामिल कर लेना है विचारधारा में कि ये किस काल से संबंधित विषय है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के दीनार कहा गया, चांदी के सिक्के रूपक रुयक हैं, प्रचार मुद्रा कहलाती है। कुमारगुप्त फर्स्ट के सबसे ज़्यादा सिक्के हैं, बयाना से बड़ी निधि मिली है, और फाइयान इसे कहते हैं कि स्थानीय व्यापार जो है हमारा छोटा लेन देन, सब्जी खरीद रहे हैं, अनाज खरीद रहे हैं, ये सब किस में होता था, ये कोड़ियों में होता था। अब हम इन शासकों के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, और इन डिस्कशन से ही हमारा जो संदर्भ है वो बहुत आगे हमारे लिए बहुत यूज़फुल हो जाएगा। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो गुप्त काल के शासक हैं, आरंभिक शासक, ये सब विष्णु के अनुयायी हैं। इस बात का क्या संबंध है, जब ये विष्णु के अनुयायी हैं या वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी हैं तो इनका जो राजकीय चिन्ह है वो गरुड़ है।
और जब सिक्के आप प्रसारित करेंगे तो वहाँ पर गरुड़ का महत्व बहुत ज़्यादा होगा और उसके अलावा विष्णु की पत्नी लक्ष्मी का महत्व बहुत ज़्यादा होगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि लक्ष्मी का भी चित्रांकन मुख्य रूप से मिलेगा गुप्त काल के सिक्कों में और गरुड़ का चित्रांकन भी मुख्य रूप से मिलेगा। चलिए, और इसके बाद ये वाले जो हैं दोनों, ये कौन है? ये शैव हैं। अब शैव हैं तो शिव से संबंधित विशेषताएं आ जाएंगी यहाँ पर। चलिए, वो जब आएगा तो उसकी बात हम कर लेंगे। सबसे पहला शासक कौन है हमारा? चंद्रगुप्त फर्स्ट। इसने गुप्त संवत चलाया था, हमें पता है। महाराजाधिराज की प्रारंभिक उपाधि इसने धारण की थी, स्वतंत्र शासक माना जाता है और इसने लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और यहीं से हमारा ये एक सिक्का डेवलप हो जाएगा और उस सिक्के पर आपको समझना है कि राजा और रानी दोनों के चित्र मिल जाएंगे। भारतीय इतिहास में पहली बार राजा रानी प्रकार के सिक्के प्रसारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो चंद्रगुप्त फर्स्ट को दिया जाता है। ठीक है, और क्योंकि इस विवाह का संदर्भ यहाँ पर डिटेल में हो जाता है, क्यों? क्योंकि इस सिक्के पर क्या लिखा मिलता है? श्री कुमार देवी मिलता है। ये बात स्पष्ट करती है कि कुमार देवी से इनका विवाह हुआ। ये कुमार देवी किस वंश की हैं? इस सिक्के पर लिच्छवह लिखा मिलता है, अर्थात ये लिच्छवी वंश की राजकुमारी है। ये जानकारी भी हमें प्राप्त हो जाती है। और ये शुरू का सिक्का है तो इसके अंदर आपको गुप्त काल की प्रारंभिक उपलब्धियां ये आपको देखने को मिल जाती हैं। और यदि हम ये देखने की कोशिश करें कि इसके अलावा क्या है, तो यहाँ पर सिंह वाहिनी दुर्गा का चित्र आपको मिलता है। पृष्ठभाग पर सिंह वाहिनी दुर्गा का चित्र आपको पृष्ठभाग पर दिखाई देता है। तो एक में तो फ्रंट में तो क्या मिलता है? राजा और रानी साक्षात हो रहे हैं और नाम मिलते हैं इस तरह से। और सेकंड में क्या मिलता है? उसके पीछे, सिक्के के पीछे की ओर क्या मिलता है? तो सिंह वाहिनी दुर्गा लिखा हुआ मिल जाता है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये प्रारंभिक गुप्तकालीन सिक्का है और जो किसने प्रचारित किया तो वो कौन है? चंद्रगुप्त फर्स्ट। ठीक है, चलिए बात को आगे लेकर जाते हैं और यहाँ पर हम दूसरे शासक की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम क्या है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि ये जो हैं 100 युद्धों के विजेता हैं। इन्हें स्मिथ ने भारत में नेपोलियन के तुल्य कहा है, भारतीय नेपोलियन के नाम से भी इन्हें कहा गया है। और दक्षिण भारत में विजय प्राप्त किए इन्होंने, पहले गुप्त शासक है। समुद्र तक विजय प्राप्त करने वाला है वो समुद्रगुप्त है, आपको ध्यान रखना है इसका। तो ये बहुत बड़ा योद्धा है और जब ये बहुत बड़ा योद्धा है तो इसने बहुत प्रकार के सिक्के चलाए हैं। इनके 6 या 7 प्रकार के सिक्के हम डिस्कस करेंगे और वहाँ से प्रश्न हमसे बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है। तो पहले तो मैं आपको इन सिक्कों के नाम से परिचित करा देता हूँ, जिनका डिस्कशन हम नेक्स्ट पेज पे कर लेंगे। देखिए, एक तो धनुर्धारी प्रकार, दूसरा परशु प्रकार, तीसरा ध्वजधारी प्रकार, चौथा अश्वमेध प्रकार, पांचवा वीणा प्रकार और छठा व्याघ्र हनन प्रकार। ये 6 प्रकार के सिक्के मुख्य रूप से माने जाते हैं और इन 6 प्रकार के सिक्कों का हमारे लिए बहुत महत्व है। हम इसको डिस्कस करेंगे और इसमें से प्रश्न हमारे लिए पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं इनका क्रम थोड़ा सा आपको बेटर कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ध्वजधारी प्रकार को मैं 1 नंबर पर लेकर जा रहा हूँ और धनुर्धारी प्रकार को मैं 3 नंबर पर लेकर जा रहा हूँ। इससे आपको याद करने में थोड़ी सहूलियत हो जाएगी। ध्वजधारी प्रकार क्या है? इस ध्वजधारी प्रकार को पहले तो मैं आपको बता दूं, गरुड़ प्रकार के सिक्के भी कहा जाता है और इसे दंडधारी प्रकार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें राजा ने एक ध्वज धारण कर रखा है या एक दंड धारण कर रखा है और उस ध्वज पर आपको बताएं, वो जो ध्वज है उस ध्वज पर
वो इस तरह का है कुछ, और इस पर गरुड़ का चित्रांकन है। ठीक है, अब गरुड़ इनका राजकीय चिन्ह था। हमें चंद्रगुप्त फर्स्ट के सिक्कों से तो नहीं पता लगा, परंतु यहाँ आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि यहाँ ध्वज पर गरुड़ का चित्रांकन हमें प्राप्त होता है। और आपको बता दें, गुप्त काल के सिक्कों में गरुड़ का केवल ध्वज पर ही चित्रांकन नहीं है, गरुड़ को मानव आकृति के रूप में भी प्रदर्शित किया गया है। तो पहले प्रकार के सिक्के हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे ज़्यादा जो सिक्के समुद्रगुप्त के हमें प्राप्त होते हैं बयाना निधि से, वो यही वाले प्राप्त होते हैं। इसीलिए मैंने इसको 1 नंबर पर लिखा है। सबसे ज़्यादा जो सिक्के हमें प्राप्त होते हैं वो कौन से हैं? वो ध्वजधारी प्रकार या गरुड़ प्रकार के सिक्के कहलाते हैं, और वहाँ पर इन्हें 100 युद्धों का विजेता कहा गया है। वहाँ पर लिखा हुआ है समर शत वितत विजयो जित रिपु रजितो दिवम जयति। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिन्होंने 100 युद्धों को जीता है और 100 राजाओं को पराजित किया है, उनकी सदैव विजय हो, इस तरह से लिखा हुआ मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है 100 युद्धों का विजेता। यहाँ पर एक बात का और डिस्कशन कर लूँ मैं। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति बहुत फेमस है, हरिशेन के द्वारा वो रचित की गई, और वहाँ पर भी ये मिलता है कि ये 100 युद्धों का विजेता। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त 100 युद्धों का विजेता है, यह जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो ये जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति से भी प्राप्त होती है, और ये जानकारी हमें इनके सिक्कों से भी प्राप्त होती है। ठीक है, तो मुझे लगता है ये पहला प्रकार आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा कि जहाँ गरुड़ का चित्रांकन आपको देखने को पहली बार मिल गया है। चलिए, बड़े योद्धा हैं, सबसे बड़े योद्धा हैं गुप्त काल के, तो ये सिक्के यही चलाएंगे। आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। परशु प्रकार हाथ में फरसा धारण किए हुए हैं, धनुर्धारी प्रकार हाथ में धनुष धारण किए हुए हैं। तो इस तरह के सिक्के आपको गुप्त काल में किसके दिखाई देंगे? तो इन्हीं के दिखाई देंगे, और यहाँ पर इनको अप्रतिरथ कहा गया है। अप्रतिरथ मतलब जिसके समान कोई योद्धा नहीं है, वो कहा गया है। और परशु प्रकार में इन्होंने फरसा धारण कर रखा है, तो वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इससे बाद में जो सिक्का हम पढ़ रहे हैं वो है अश्वमेध प्रकार का। अश्वमेध प्रकार का सिक्के का मतलब ये है कि समुद्रगुप्त गुप्त काल का पहला शासक है जिसने अश्वमेध कराया, और बहुत बड़ा योद्धा है। तो जो बड़े योद्धा होते थे वो अश्वमेध आमतौर पर कराते थे, जिसमें अंत में घोड़े की बलि दी जाती थी और घोड़े के द्वारा राज्य का सीमांकन किया जाता था। तो अश्वमेध प्रकार के सिक्के किसने चलाए हैं? सबसे पहले तो समुद्रगुप्त ने, और इस पे लिखा हुआ है अश्वमेध पराक्रमः। क्या लिखा हुआ है? अश्वमेध पराक्रमः। अश्वमेध कराने वाला पराक्रमी कौन था? तो वो समुद्रगुप्त था। और इस सिक्के पर आपको दिखाई देगा कि राजा जो है वो एक अश्व की आहुति दे रहा है। अश्व का चित्रांकन आपको यहाँ पर प्राप्त होता है। और इसके अलावा इस सिक्के पर आपको देखिए अश्व का चित्रांकन मिलता है, और रानी जो है महिषी दत्त देवी, उनका भी चित्रांकन हमें यहाँ प्राप्त हो जाता है। अगर मैं सब सिक्कों में कॉमन बात करूं तो लक्ष्मी का चित्र आमतौर पर आपको सब पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर दत्त देवी, रानी दत्त देवी का चित्रांकन हमें प्राप्त होता है किसमें? अश्वमेध प्रकार के सिक्के में प्राप्त होता है। ठीक है, स्पष्ट हो रहा है, कोई समस्या नहीं है। अभी इसको और इजी करेंगे जब डिस्कशन को एक साथ कंपेयर में लेके जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट है वीणा प्रकार का सिक्का। वीणा प्रकार के सिक्के का क्या मतलब है कि समुद्रगुप्त जो है वो वीणा बजाने में कुशल थे, संगीत से बड़ा लगाव था इनका, और ये वाली जानकारी भी हमें दोनों जगह प्राप्त होती है। प्रयाग प्रशस्ति में इन्हें नारद और तुम्बरू के समान श्रेष्ठ संगीतज्ञ बताया गया है, और यहाँ पर वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त का चित्रांकन मिलता है। तो ये सिक्के भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बहुत टफ नहीं, इजीली समझें कि ध्वजधारी गरुड़ प्रकार के सिक्के पहली बार समुद्रगुप्त ने चलाए। फिर सबसे बड़े योद्धा हैं तो परशु प्रकार और धनुर्धारी प्रकार भी यही पहली बार चलाएंगे। अश्वमेध किया है, वीणा बजाने में श्रेष्ठ हैं, तो ये भी जानकारी मिलती है। और छठे प्रकार के जो सिक्के हैं उन्हें व्याघ्र हनन प्रकार के नाम से जाना जाता है। व्याघ्र हनन प्रकार का मतलब बाघ को मारते हुए,
व्याघ्र को मारते हुए यहाँ पर आपको एक चित्रांकन मिलता है सिक्के पर, और इस वजह से इनको बड़ा योद्धा मानते हैं। और इस वजह से यहाँ पर जब व्याघ्र हनन ये लोग ये परशुराम के खड़ग से या यूँ कहिए कि परशु से कर रहे हैं, ये व्याघ्र को जब ये मार रहे हैं, तो उस तरह का जो चित्रांकन है वो बहुत महत्वपूर्ण बन पाया है। और आपको ध्यान ये रखना है कि ये 3 प्रकार के सिक्के कुमारगुप्त फॉलो करेगा। यहीं से आप ध्यान रखेंगे कि कुमारगुप्त जो हैं वो इन 3 प्रकार के सिक्कों को डिट्टो फॉलो करेंगे, कॉपी करेंगे, क्योंकि कुमारगुप्त जो हैं वो भी अश्वमेध कराएंगे, वो भी वीणा बजाने में कहीं इंटरेस्ट लेते हैं, और वो भी व्याघ्र हनन करते हैं। ये तीनों आपको ध्यान रखना है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है वो यहाँ पर मैं डिस्कस कर लूँ। मकर वाहिनी गंगा का चित्रांकन मिलता है। मकर पर गंगा, यहाँ पर गंगा को देवी के रूप में गुप्त काल में पहली बार हम स्पष्टतः स्वीकार करते हैं। मानव आकृति के रूप में जब हम मूर्ति कला पढ़ेंगे तो वहाँ हम पढ़ेंगे कि गंगा और यमुना की मूर्तियाँ पहली बार कब बनी, तो वो भी गुप्त काल में बनी है। और व्याघ्र हनन प्रकार के सिक्कों पर मकर वाहिनी गंगा का चित्रांकन है। ये आज की तारीख में सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है।